नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानिता और आपका स्वागत है अराउंड द वर्ल्ड लास्ट वीक के सीरीज में। इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम जो आफ्टर मैथ है ऑफ द टैरिफ वॉर उसको डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कौन सा कंट्री कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे ताकि समझ में आए कि किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स हैज चेंज्ड बिकॉज ऑफ द टैरिफ गेम बाय डोनाल्ड ट्रम्प। एज यूजुअल आप मुझसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में। ये पर्टिकुलर जो पीडीएफ है मैं शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम में। प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन द सेम। आते हैं सबसे पहला न्यूज, दैट इज व्हाट डिड चाइना रिस्पॉन्ड विद। तो जैसे कि टैरिफ वॉर यूएस और चाइना के बीच में बढ़ता गया एंड इट्स ऑल स्टार्टेड विद 20 देन 50% देन इट वेंट टू 104% और ये बढ़ता गया नाउ इट इज समवेयर अराउंड 240%। At this point of time, China said that this is a bullying tactic by America. And in response, China ने कहा कि भाई this is it, हम ये गेम खेलते रह सकते हैं कि एक you increase, I increase, you increase. This is not going to happen. Instead, what China did, and it was a very responsible step that China did, was started talking to many other countries who were facing the same tariff game by US. तो एक तरफ सिग्नल किया इंडिया को, कहा कि भाई ड्रैगन एंड एलिफेंट शुड टैंगो। दूसरे तरफ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को कहा कि भाई क्यों इट्स बुलिंग सह रहे हो, साथ में काम करते हैं। एंड तीसरा जो चीज किया कि चाइना ने आसियान कंट्री, सबसे जो क्लोज इकोनॉमिक पार्टनर है चाइना के लिए, आसियान कंट्रीज में प्रेसिडेंट जी जिनपिंग वेंट एंड मेट द लीडर्स देयर। तो इन द आसियान वियतनाम, मलेशिया एंड कंबोडिया, तीनों कंट्रीज में विजिट हुआ। तीनों कंट्रीज में कई सारे एमओयूज हुए जिनका डिटेल्स एज सच डिस्क्लोज तो नहीं हुआ है, बट अगर आप देखोगे वियतनाम के साथ 45 अग्रीमेंट्स हैव साइंड, मलेशिया के साथ 31 अग्रीमेंट्स, कंबोडिया के साथ 37 अग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड। अपार्ट फ्रॉम दैट जो फुनान टेको इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है कंबोडिया का, उसमें भी चाइना ने कहा है कि हम सपोर्ट करेंगे। इन अदर वर्ड्स, दिस आउटरीच बाय चाइना हैज बेसिकली सिग्नल्ड दैट चाइना इज गोइंग टू डाइवर्सिफाई, चाइना इज गोइंग टू डीकपल फ्रॉम अमेरिका। लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड एक इंडिविजुअल या बायलैटरल लेवल पे कैसा है रिलेशंस। चाइना वियतनाम का अगर हम बात करें तो वियतनाम has not been a great friend, बोल सकते हैं। Vietnam has had its reservations with China because of China's incursions into the South China Sea. इसीलिए फिलीपींस के बाद वियतनाम को देखा जाता है कि वियतनाम has kind of kept its distance. But अगर हम ट्रेड रिलेशंस की बात करें, वियतनाम इज चाइनाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन आसियान कंट्रीज में वियतनाम इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, व्हाइल चाइना इज वियतनाम्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। 2024 में चाइना ट्रेडेड 204.9 बिलियन यूएसडी विद वियतनाम, which was 19.2% rise from 2023. Vietnam faced a trade deficit of 82.8 billion USD in 2024. So in other words, that these two countries are highly dependent on each other when it comes to the trade relations. Apart from that, Vietnam has also joined the BRI, even though it has reservations with what China is doing in the South China Sea. Next, we'll come to China-Malaysia relations. Again, China is Malaysia's largest trading partner since 2009. जो bilateral trade है 2024 में वो 2012 बिलियन USD का है। And China has heavily invested in building several things, including a deep sea port in the Strait of Malacca as part of the Malacca Gateway project. Now, Malaysia has also signed the BRI project, that is the Belt and Road Initiative. Again, it has been part of the so-called debt trap of China. Coming to China-Cambodia relations, China has been the largest trading partner of Cambodia for over a decade. Bilateral जो trade था वो 15.19 billion USD था, which was a 23.8% hike from 2023. Now again, Cambodia has signed the BRI and has also China has also invested a lot in building infrastructure in Cambodia. The same story repeats with these three partners. And this is the reason why China went and visited also. कि भाई आसियान के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ चाइना अब एक आउटरीच प्रोग्राम करने वाला है ताकि ये यूएस का जो बुलिंग है,
यूएस ने जिस तरीके से वियतनाम पे भी टैरिफ किया हुआ है, बांग्लादेश पे भी, श्रीलंका, अक्रॉस इट हैज अप्लाइड सो मच ऑफ टैरिफ्स, इसका जवाब में चाइना कहता है कि भाई साथ में आके करते हैं, आई विल गिव यू अ बेनिफिट rather than what US is doing. So that is what China is showcasing its soft power with these countries. Next news is about, of course, जो US ने 245% tariffs impose कर दिया चाइना में, ये अब कुछ नहीं रहा. This is nothing to do with geopolitics, but it's an ego game right now. Right? It is just an ego game that you do tit, I'll do for tat, and it will continue like this until unless it is non-sustainable, which is the case. 245% tariff. Basically, anything that a US consumer, an American consumer buys will be very expensive. ऐसा तो नहीं है कि अमेरिकन हाउस होल्ड में चाइनीज प्रोडक्ट्स नहीं है, हर अमेरिकन हाउस होल्ड में चाइनीज प्रोडक्ट्स मिल जाएगा. अब ये जब खरीदने जाएंगे तब उसका कितना पैसा होगा, इमेजिन किसको सबसे ज्यादा पिंच करने वाला है. ऑब्वियस बात है, इट इज गोइंग टू बी द अमेरिकन कंज्यूमर्स. इतनी जल्दी अमेरिका इंडस्ट्रीज नहीं बना पाएगा, इतनी जल्दी अमेरिका सारी चीजें जो चाइना भेजता है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. तो इसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू पिंच whom? The American consumers, and that is exactly the problem. This is again, as I said, that the whole idea is to force China to make a deal. कि भाई हम लोग आप पे 245% डालेंगे जब तक आप हमारे पास गिर गिरा के डील के लिए नहीं आओगे. एंड चाइना ने इंडिकेट कर दिया हमें डील नहीं चाहिए, आई कैन डाइवर्सिफाई. सो दैट इज व्हाट the tit for tat game is going on. It's, as I said, nothing to do with geopolitics but an ego game. Let's come down to the next news. China and India discussed the resumption of direct passenger flights. So this was talked about in January जब de-escalation होना शुरू हो चुका था in the LAC, the line of actual control. उसी के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात शुरू हो चुकी थी, as well as resumption of direct flights जो कि बंद हो चुका था 2020 के बाद. जब we had the Galwan attacks, उसके बाद से जब डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं हुई हैं तो अ लॉट ऑफ मूवमेंट, चाहे वो टूरिस्ट हो या आपका ट्रेड मूवमेंट है, उसमें थोड़ा इम्पैक्ट तो आया था. इट बिकेम मोर एक्सपेंसिव बिकॉज इट वाज गोइंग बाय अ थर्ड पार्टी. नाउ द डायरेक्ट फ्लाइट्स रिजम्पशन पे बात शुरू हो चुका है जो जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वी कम डाउन टू जापान इंडिया. तो जापान ने कहा है कि दी शिनकानसेन ट्रेन्स इंडिया जापान फ्री में देगा फॉर टेस्टिंग ऑफ द हाई स्पीड कॉरिडोर्स. जो मुंबई अहमदाबाद में बन रहा है हाई स्पीड कॉरिडोर, ट्रेन कॉरिडोर, उसमें टेस्टिंग के लिए जापान ये शिनकानसेन ट्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला है. द आइडिया इज कि इससे टेस्टिंग के बाद अगर इंडिया को सही लगता है देन इंडिया कैन परचेज दीज मॉडल्स फ्रॉम जापान, राइट. सो दैट इज व्हाट जापान हैज बेसिकली टॉक्ड अबाउट. एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है जापान के लिए क्योंकि ये शिनकानसेन टेक्नोलॉजी को again it can be the technology that it can give to these countries like India and other countries जिनको ये high speed rail corridors बनाने हैं. ठीक है, so that is about India Japan relations. आते हैं न्यूजीलैंड वाला न्यूज पे. न्यूजीलैंड has basically hosted a delegation from Taiwan and it has indicated that it wants to improve relations with Taiwan. Now this is great news from one perspective क्योंकि हमेशा ताइवान को हम बात करते हैं तो हम we talk about US and its allies kind of giving support to Taiwan. Now New Zealand is coming out and saying that why only Australia, हम भी ताइवान के साथ अच्छा relations बनाएंगे, we are going to have more and more strategic ties. बट इन सारी चीजों में एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोई भी ताइवान के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट नहीं करता है. सभी ये बात करते हैं कि हम टाइज को इंप्रूव करेंगे, बट टाइज को रिकॉग्नाइज करना तो पहला चीज है जो जिस पे कोई नहीं बात करता है. नेक्स्ट विल कम डाउन टू अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज. एक्चुअली इंडिया इज अमंग 62 कंट्रीज जिन्होंने वोट किया है फॉर अ ग्लोबल कार्बन टैक्स ऑन शिप्स. ये जो ग्लोबल कार्बन टैक्स है ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है. ये डिसाइड किया गया है कि 2028 के बाद जो भी शिप में देयर इज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, जहां पे ऐसा क्रूड ऑयल यूज हो रहा है जिससे कि या फ्यूल यूज हो रहा है जिससे कि पोल्यूशन हो रहा है, उस पे ज्यादा टैक्सेस लगाई जाएंगी एंड ये ग्लोबल कार्बन टैक्स होगा. So this particular deal or this particular taxation agreement is something that India has supported. India said कि 2028 तक most ships should shift to this lower emission fuel.
ऑन द अदर हैंड सऊदी अरेबिया, यूएई, रशिया एंड वेनेजुएला जो कि क्रूड ऑयल के हब्स हैं, उन्होंने अपोज किया है इस पर्टिकुलर टैक्सेशन के साथ. दे हैव बेसिकली सेड दैट ये सही नहीं है. इंस्टेड फंडिंग दी ग्लोबल साउथ कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज पे तो बात ही नहीं हो रही है. इंस्टेड आप you are forcing them to go for a more fuel efficient ships, or you're forcing them to go for a pollutant less fuel, which is going to be a major problem. So, or it's expensive. So that is what they have said. This particular global carbon tax पे एक और जो जैसे मैंने कहा कि this will help in dealing with the pollution in the ocean area, the high seas area. बट एक क्रिटिसिज्म बार बार आ रहा है कि ये जो टैक्सेशन सिस्टम है, इट हैज फेल्ड टू एड्रेस द क्लाइमेट फाइनेंस नीड्स ऑफ डेवलपिंग स्टेट्स. बार बार यही आ रहा है कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज को फाइनेंस नहीं किया जाएगा. हाउ विल दे शिफ्ट टू दीज हाई एंड शिप्स जहां पे ये पोल्यूशन ना करे? एंड इफ दे कांट, दे हैव टू बी पेइंग अ ह्यूज अमाउंट इन द ग्लोबल कार्बन टैक्स. दैट इज व्हाट देयर स्टेटमेंट हैज बीन. Next we come down to Sri Lanka. Sri Lanka ने decide किया है that they will remove all the para tariffs, that is the extra जो tariffs लगाते हैं apart from the normal custom duties on the American imports. तो जब अमेरिका ने 44% टैरिफ्स दे दिया है श्रीलंकन एक्सपोर्ट्स पे, तो अब श्रीलंका इस सेइंग कि नहीं नहीं हम रिड्यूस कर देते हैं. ये एक बेसिकली अपीजमेंट पॉलिसी है जहां पे श्रीलंका ने अगर कर दिया तो सामने वाले अमेरिका भी बोलेगा ठीक है देखो इन लोगों ने करा तो हम भी रिड्यूस कर देते हैं. सो इट्स मोर और लेस एंड यू नो पैसिफाइंग टैक्टिक जिसे कहा जाता है, अपीजमेंट टैक्टिक जिसे कहा जाता है. This is something that Donald Trump wanted, and that's the reason why he did it, so that these countries will stop imposing so much of para tariffs. Successful है from what Donald Trump really wanted, but it's going to be a huge impact on these particular small island nations जो dependent थे on these para tariffs. We'll come to the next news about NATO Secretary General who has assured unwavering support to Ukraine. तो NATO के Secretary General ने that is Mark Rutte ने कहा है कि भाई NATO एक strong and unwavering support देता रहेगा यूक्रेन को. It has called out the current violence in Ukraine. He has criticized Russia's repeated targeting of civilians, and he has said that NATO का support for Ukraine remains rock solid. But अब यही है ना, ये जो statement है या इसके पीछे कितना इंटेंशन है वहां पे डाउट आ चुका है. क्योंकि आज के दिन जिस तरीके से यूएस इस पीस डील की तरफ जा रहा था, जिस तरीके से जेलेंस्की को ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप ने डांटा, उसके बाद प्रेशराइज किया एक सीज फायर के लिए, एंड रशिया रिफ्यूज टू गो फॉर द सीज फायर डिस्पाइट सो मच ऑफ थ्रेट कि भाई सैंक्शंस डाल देंगे, ये डाल देंगे. और सडनली अब यहाँ पे ट्रंप का स्टेटमेंट भी आ गया है कि भाई अगर इन दोनों में पीस नहीं आता है तो यूएस बैक कर जाएगा, यूएस विल नॉट बी इंटरेस्टेड. तो ये जो कॉन्स्टेंटली थ्रेट बुलिंग चल रहा है, इससे नेटो कंट्रीज भी परेशान हैं. नेटो कंट्रीज आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि क्या यूएस एक्चुअली में यूक्रेन को सपोर्ट करेगा, या कल जैसे यूएस ने ओवल ऑफिस में डायरेक्टली जेलेंस्की को बोला कि हम एड नहीं देंगे, हम मिलिट्री सपोर्ट नहीं देंगे. क्या ये फ्यूचर में हो सकता है? दैट इज वेयर कंट्रीज आर नॉट सो अश्योर्ड. In that light, NATO as an alliance is going to have a lot of problems because NATO का जो main pillar है वो अमेरिका ही रहा है. And if America stops sending weapons and stops sending its military intelligence, NATO will be flying blind. उनके पास इतने weapons या इतना intelligence तो है ही नहीं कि वो बिना US का they can take upon Russia. So right now these are all statements, these are all signaling that's happening. Can it translate to actual support? It is yet to see, because right now we have Donald Trump as the American president, someone who we cannot predict. Next we'll come down to Sudan का news, जहाँ पे European Union and UK has approved more than 650 million euro to address Sudan's humanitarian crisis. So UK, EU, France, Germany, they all met and they kind of committed a lot of money to support food distribution for 650,000 people. However, Germany के जो foreign minister है, UK के foreign secretary ने भी कहा कि humanitarian aid alone won't end the conflict.
The idea is कि जब तक political will ना आए from external players as well as from internal players to stop the conflict, तब तक कोई solution हो नहीं सकता है, right? Aid देने से the aid will just give a momentary relief to civilians, it won't stop the civil war. And जिस तरीके से सूडान में civil war चल रहा है, एक parallel government आ चुका है, there is constant clashes, it really requires a strong hand to stop the war. वरना ये एड एज आई सेड सिविलियंस तक सिर्फ मोमेंटरी उनको हेल्प कर पाएगा, राइट? नेक्स्ट इज एंड द लास्ट न्यूज इज अबाउट स्वीडन एंड नॉर्वे, जहां पे ग्लेशियोलॉजिस्ट ने कहा है कि रैपिड मेल्टिंग हो रहा है ग्लेशियर्स का. तो ईयू के कोपर्निकस ने रिकॉर्ड किया है कि यूरोप वाज एट इट्स वार्मेस्ट इन 2024 and glaciers in the Nordic region have experienced an average melt of 1.8 meters approx. And they have all been predicting कि जिस तरीके से ये melt हो रहा है, it is going to trigger a lot of water scarcity, especially for drinking and agriculture purpose, which is going to impact the food security, water security in many global south countries. Now this particular news has been, you know, हम लोग बहुत बार इसको रेफर कर चुके हैं, बहुत बार ये भी बोल चुके हैं ये ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, वो ग्लेशियर हो रहा है, ये है वो है, but at the end of the day this is what we call the doomsday clock and the humanity is just minutes away from a collapse. And that is exactly the point happening कि भाई glaciers में we all know climate change की वजह से क्या impact आ रहा है. We don't need these kind of reports, हमें पता है, but countries don't have the political will. हर साल COP में जाते हैं, हर साल COP में जाके they are just talking. कोई फंड की बात कर रहा है तो लड़ जाते हैं फंडिंग और टेक्नोलॉजी को लेके, and the COP ends, अगले साल फिर से वही सेम चीज होता है. That political will to do something is not there, and we as humanity is moving towards a bigger collapse, a bigger crisis in form of climate change. चलिए इसी के साथ let me end this week's Around the World. I hope you have been able to follow, and कोई भी doubt हो feel free to reach out. I'll see you in the next one. Till then, bye.